फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस, जिसके अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर कुछ पेंडिंग बचा हुआ था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और आप सभी दोस्तों को पता है एनसीईआरटी का रोल हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एनसीईआरटी का रोल। तो आप इसे अच्छी तरह से समझें और इसे ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर कुछ पादप तंतु के बारे में पढ़ेंगे। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों से जो हमें मिलने वाले तंतु हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रुई। रुई हमें कहाँ से मिलती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है इसके अंदर? क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? बनाई होगी। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दा, रजाइयाँ अथवा तकियों में भी किया जाता है। पहले ज़माने में क्या था? पहले ज़माने के अंदर लैंप यूज़ करते थे। लाइट वगैरह की इतनी सुविधा नहीं होती थी, इसीलिए क्या है, लैंप के अंदर हम बत्तियाँ बनाते थे, जो कि रुई की बत्ती थी, उसके अंदर तेल वगैरह डालते थे। फिर वो लैंप को क्या है, हम जलाते थे और उससे क्या है, प्रकाश होता था। ठीक है, ये पहले ज़माने की बात है। आजकल तो क्या है, लैंप वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। आजकल तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा साधन हो चुके हैं। जगह जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वो जनरेट होती है और उन्हें हम यूज़ करते हैं। रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, अलग करना होगा। किनारे पर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, आपने क्या परीक्षण किया। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे हम। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहते हैं ये एनसीईआरटी के सारे। मज़ा आता है इनको पढ़ने में, समझने में भी। ठीक है, तो आप भी क्या है, आनंद लेते हुए इनका काफ़ी मज़ा उठाइए और अपनी एनसीईआरटी को मजबूत कीजिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ पर हमारी काली मिट्टी होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उठ सकता है। कपास कहाँ उगाई जाती है? काली मिट्टी के अंदर उगाई जाती है। और जलवायु क्या होनी चाहिए? उष्ण जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके अंदर कपास की भरपूर खेती होती है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दे रखा है? कपास पादप के फल, कपास गोलक इन्हें बोलते हैं, लगभग नींबू के माप के होते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी मैं बताना चाहूँ तो ये क्या है, जैसे इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टार्टिंग में क्या है, इस तरह से गोल होगा, बिल्कुल नींबू की तरह होगा। और इन्हें हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं टिंडे। ठीक है, इन्हें टिंडे बोलते हैं देसी भाषा में। ये क्या होते हैं? पूर्ण परिपक्व होने के बाद में बीज टूटकर खुल जाते हैं। ये खुल जाएंगे इस तरह से, ये खुले हुए हैं ना, यहाँ पर ये खुले हुए हैं, खुल जाते हैं। तब कपास तंतुओं से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास बिनोले होते हैं, तो उनको हम देख सकते हैं। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? क्या आपने ऐसा कभी खेत देखा है जिसके अंदर ये पूरे जो हमारे पास कपास गोलक है, वो परिपक्व हो चुके हैं, पूर्ण परिपक्व है, और इनके अंदर वाइट कलर की पूरी हमारे पास ये कपास दिखाई दे रही है। इस समय खेत कपास के परिफूलों रोगों से इतना श्वेत होता है जैसे हिम से ढक लिया गया हो। ठीक है, आप इसे देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगा जैसे पूरे ये खेत बर्फ से ढका हुआ है। काफी अच्छा लगता है ऊपर से देखते नजारा ये। साधारणतः इन कपास बालों में कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनको हम हाथों से निकालते हैं बाहर, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इनको हम जो कपास को हम हाथों से बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल मशीन वगैरह भी यूज़ करने लगे बहुत सी जगह। इसके पश्चात कपास से क्या करेंगे, बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, ये पता चला आपको कपास ओटना के बारे में। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटना के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये।
जूट और पटसन के बारे में देखते हैं। जूट जिसे बोलते हैं पटसन, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन का एक पौधा होता है, उससे हम प्राप्त करते हैं जूट को। भारत में इसकी खेती जो है वो वर्षा ऋतु में की जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार, असम में उगाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। पटसन की खेती भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में होती है। सामान्यतः पटसन पादप फल फसल को पुष्पन अवस्था में काटने लगते हैं। ठीक है, इस अवस्था में ही इनको काटने लगते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, इनको पूरी परिपक्व होने के बाद इनको काटते हैं। उनके पादपों को किस में रखते हैं? पानी में डुबो के रखते हैं, जल में, और गल जाते हैं। इनके जो ऐसे हमारे तने जो होते हैं वो, तो उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा हम क्या है उनको अलग करते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? इनको तागों में कैसे करते हैं? ये देखो, आपको पटसन का ये दिखाई दे रहा होगा पादप। ठीक है, अब तागों में अलग कैसे करते हैं ये आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर। रुई से तागा, ये हम व्यक्ति के पास ये रुई है, इससे तागा बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सूती तागे की कताई। ठीक है, सूती तागे की कताई कैसे करते हैं? आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप आपके पास है, इससे आसानी से यूज कर सकते हो और आप सूती धागे बना सकते हो। देखते हैं क्रियाकलाप 4 में क्या दिया हुआ है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को की चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेसों को लगातार ऐंठने भी रहिए। ठीक है, घुमाते रहिए रेसों को लगातार। ऐसे आप धागा बना सकते हैं। ये आपने पुराने ज़माने के अंदर चरखे वगैरह देखे होंगे, जैसे कि ये चरखा कात रहा है, ये महिला चरखा कात रही है। चरखों से क्या है हम क्या धागे बनाते थे। ठीक है, ये पुराने ज़माने के अंदर होते थे, आजकल मशीनों का यूज़ होने लगा है। आगे क्या दे रखा है हमें? आगे हमें दे रखा है इसके अंदर, एक मिनट दोस्तों, आगे हमें दे रखा है रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो हम रेशे होते हैं उनसे तागे बनाते हैं उनको बोलते हैं कताई। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने में रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ठीक है, जो हम कताई करते हैं उसके लिए एक मशीन सी होती है लकड़ी की, उसे बोलते हैं हस्तकतुआ या फिर तकली बोलते हैं। ठीक है, चित्र 3.10 के अंदर दिखाई गई है। ये हमारे पास क्या है? 3.10 के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर 3.10 हमारे पास चित्र नहीं है, तो यहाँ पर ये रहा, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? चित्र 3.10 है। इस तरह का क्या है हमारे पास? एक कतुआ होगा, इसे बोलते हैं तकली। हाथ से प्रचलित कताई से उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी होती है। इनके बारे में हम पता होगा, गांधी जी चरखा यूज करते थे। ठीक है, चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। ठीक है, चरखे को भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय मिला था, महात्मा गांधी ने दिलवाया था। उन्होंने लोगों को हाथों से कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटिश मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन अपनाया था गांधी जी ने, उसके तहत ये चरखा यूज ज़्यादा करते थे लोग। वृहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है हमें? धागों से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई होती है। ठीक है, धागे बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। ठीक है, इनको बारे में देखते हैं। बुनाई देखते हैं हम क्रियाकलाप 2 में। आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है मिलकर बनाते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक है, धागे के जो दो सेट होते हैं उनको आपस में व्यवस्थित करने के बाद इसे बोलते हैं बुनाई। ठीक है, उनके बाद वस्त्र बनाएंगे तो उनके बाद बोलते हैं बनाई।
बुनाई बोलते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियाँ को बुनने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीट को आधा मोड़िए। एक शीट को चित्र 3.12 के अंदर दर्शाया गया है, दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। चित्र 3.12 के अंदर दर्शाया गया है। ये है मेरे पास, सबसे पहले ए चित्र है, उसके बाद ये बी चित्र है, सी है, ये डी है, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमें दिखाई अनुसार रेखाएं खींचिए। दूसरी शीट पर चित्र, इसमें भी दिखाई अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक दूसरे शीट के कटाव हमारे पास क्या है, इस तरह से इनको काटने के बाद, जो लाइनें खींच रखी हैं वो काटने के बाद इस तरह से ये पट्टियाँ बनाएंगे हम, ठीक है। पट्टियों के अंदर अलग अलग प्रकार की शीटें भरेंगी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर ये हमारी इसको काट रखा है इस तरह से, और रेड कलर की हम पट्टी इसके अंदर भर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आगे मेरे पास क्या है, दिखाई अनुसार बुनिए। इसके अंदर डी में पट्टियों बुनने के पश्चात नमूना दिखाई आपको दे सकता है। इसी ढंग से तागों को 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों को तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्र की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित भी होते हैं, ठीक है। करघे जो होते हैं वो हस्त प्रचालित दिखाई दे रहे हैं आपको, हथकरघा जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या बनाते हैं, ऐसे ये चटाई वगैरह बनाते हैं, तो इसी तरह से बनाते हैं चटाई वगैरह। आगे क्या दिया हुआ है आपके पास, आगे दिया हुआ है एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान दिया है, देखा है स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई निटिंग बोलते हैं इनको, में किसी एकल धागे के उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.14 में दिखाया गया है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? अब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनको हम ऐसे ही बनाते हैं। वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा वस्त्रों से बनाई जाती है। ये क्या है, जो हमारे पास क्या है, सुलाइये बोलते हैं इनको, स्वेटर बुनाई कर रहे हैं इनकी, ठीक है। ये एक ही धागा है हमारे पास। इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है, ठीक है। ये बात हमने सीखी है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम वस्त्र सामग्री का इतिहास देखते हैं कुछ। अब हमारे पास क्या है, वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्ण प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क जिन्हें बोलते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं के चर्म और सुअरों समूर से अपने शरीर को ढकते थे, ठीक है। पहले के ज़माने के लोग हैं। कृषि समुदाय से बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों, घास को बुनकर चटाइयाँ, डलियाँ जिसे टोकरी बोलते हैं, बनाना सीखा। लगताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई जाती थी। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र, जो हमारे पास प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। ये आपको बताना चाहिए नील नदी के बारे में। यहाँ पर क्या है, रुई और फ्लैक्स की कृषि की जाती थी नील नदी के, मिस्र के अंदर है ये नील नदी, ठीक है। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों की बहुत सी विभिन्नताएं आ गई है, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज
भी साड़ियाँ, धोतिये, लुंगियों और पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आपको पता होगा कि आजकल क्या करते हैं, साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, ये पगड़ियाँ हैं जो ये आजकल बिना क्या है ये सिले हुए वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं इनके अंदर। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों को एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन रहा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ये सारे जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी का। आगे क्या है, फोर्थ चैप्टर देखते हैं कौन सा होगा। तो जितने भी हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहते हैं, तो आप इन्हें तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।